वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। साथियों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। यहाँ पर हम आपको सीटेट परीक्षा में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी के सभी प्रश्न जो हम आपको कराएंगे, सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारे पास में है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में, यानी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में। आंसर था फर्स्ट कि भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, या नंबर बी पार्ट है कि कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। नंबर सी पार्ट है अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, या नंबर डी पार्ट था कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य यह होता है कि कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो नंबर डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? ये कहता है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ए पार्ट था कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। बी पार्ट था भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, या सी पार्ट था व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, और डी पार्ट था कि व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। देखिए, व्याकरण के ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना है। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, ए पार्ट आपका सही आंसर होगा। देखिए, व्याकरण का कार्य जो है क्या होता है? भाषा को दोष मुक्त बनाना होता है। व्याकरण के प्रयोग से भाषा अधिकतम शुद्धता की ओर अग्रसर हो जाती है। इसलिए व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का क्या करना? ध्यान रखना। तो ए पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। ये पार्ट था छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, या अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, या सी पार्ट है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, या डी पार्ट था अनुनासिक के नियम बताकर। देखिएगा, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके दूर किया जा सकता है। यानी स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके दूर किया जा सकता है, क्योंकि भाषा अर्जित कौशल है जिसे अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। क्योंकि भाषा जो है एक अर्जित कौशल है और जिसे अनुकरण द्वारा हम सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन ये कहता है कि शैक्षिक प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? देखिए, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल किए जाने के प्रावधान के कारण ही कि विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, या बी पार्ट परीक्षा और फेल होने जाने का जो डर है वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। ठीक है, या सी पार्ट था कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मंडना है, या डी पार्ट था कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन जैसे 4 हमें कहा गया कि शैक्षिक प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार बच्चे के फेल होने का आशय संपूर्ण शैक्षिक तंत्र का फेल होना होता है। ठीक है, अतः शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मंडना कहा जाएगा। इसलिए सी पार्ट इसका सही आंसर बन जाता है।
क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 ये कह रहा है हमारे पास में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है, लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला है ए पार्ट मिश्रित वाक्य संरचना, या बी पार्ट है विचारों की मौलिकता, सी पार्ट है वर्तनीगत शुद्धता, या डी पार्ट है तत्सम शब्दावली। देखिए, हम जब उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के आकलन की बात करते हैं तो लेखन क्षमता का जो आकलन है करते समय हम विचारों की मौलिकता बिंदुओं को सर्वाधिक महत्व देते हैं। विचारों की जो मौलिकता होती है उसको सर्वाधिक महत्व देते हैं, यानी बी पार्ट आपका सही आंसर हो जाए। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना होता है। नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य जो है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना होता है, इसलिए वहाँ पर विचारों की मौलिकता पर ज़्यादा ध्यान आप देंगे। ठीक है, तो कहा गया था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो विचारों की मौलिकता को आप सर्वाधिक महत्व देंगे। बी पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है हमारे पास में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? पहला कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य यानी बुनियादी होते हैं, या बी पार्ट क्या है कि बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित है, या सी पार्ट है कि जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए, या डी पार्ट कि जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं कि वे सीख जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में कथन है कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। क्या होता है? अनिवार्य बुनियादी होते हैं। ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। देखिए, हमारे पास में ये जो और कथन हैं ये इसके संगत में नहीं आते हैं, इसलिए सीखने सिखाने के संदर्भ की जो प्रक्रिया के संदर्भ में जो कथन सहमत है वो यही है कि कक्षा में जो हम सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। क्लियर हुआ? ए पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। कक्षा 8 के लिए अगर पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन ए पार्ट कहता है कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं या विद्यागत विविधता होना, या पाठों की संख्या सीमित होना, या सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश होना। देख, कक्षा 8 के लिए जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय हम क्या करते हैं कि जो विद्यागत विविधता होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है? पुस्तक की रोचकता बनी रहती है और अधिगम प्रक्रिया का अधिक प्रभावी हो जाता है। अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो अधिक प्रभावी हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? बी पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है, विद्यागत विविधता होना। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट इसका राइट आंसर बन जाए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये क्या कहता है? पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं? पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होंगे? इट मीन्स पहला है स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, या पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, या सी पाठ में दिए गए तथ्यों पर भी आधारित होने चाहिए, या लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कि पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न की हम बात करते हैं तो प्रश्न जो है पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए।
होने चाहिए। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करते समय प्रश्न माध्यमिक स्तर पर ही पूछे जाते हैं। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करते समय प्रश्न जो होते हैं वो माध्यमिक स्तर पूछे जाते हैं, इसलिए पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही प्रश्न जो है आधारित होने चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, हमारा राइट आंसर बन जाता है। साथियों, ये जो भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित हैं और ये सभी प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इन्हें सभी को ध्यान से क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन तथ्य जो आपके सामने आंसर होंगे उसमें जो बेहतरीन आंसर आपको समझ में आएगा या आपको लगेगा ये आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए, उसी को ही आप टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? ये क्या संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? पहला आंसर था कि विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। बी पार्ट है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। या सी पार्ट है व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना। या डी पार्ट है विविध शब्दों की सूची याद करवाना। देखिए, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक जो कारगर तरीका है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। ठीक है, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, यानी बी पार्ट आपका सही आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, क्वेश्चन 10 कहता है कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। उसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? पहला ये पार्ट था कि उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, या उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, या उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, या उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। देखिए, कल्पनाशीलता जैसे गुण के अभाव से छात्र रटे रटाए प्रश्नों का जवाब देते हैं। जब कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव हो जाता है तो छात्र जो होते हैं वो क्या करते हैं? रटे रटे प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो डी पार्ट इसका सही आंसर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कल्पनाशीलता जैसे गुणों के अभाव में श्यामलता केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हुए हैं, इसलिए उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। ठीक है, डी पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और मेरे साथी अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राष्ट्रीय हित में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या कहता है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? पहला पार्ट था कि जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, या जिनकी मातृभाषा सरल है, या जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, या जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। देखो, जिन बच्चों की मातृभाषा हिंदी से भिन्न है उन्हें हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इट मीन्स सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। ये कहते हैं बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? सर्वाधिक उपयोगी एवं क्या है? सार्थक है। देखिए क्या कहता है कि नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाए जंगल धरती। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाएं कि मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। या नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए तितली चूहा। फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। देखिएगा, बच्चों की अगर हम भाषा क्षमता की बात कर रहे हैं या भाषा क्षमता का
आकलन करने की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक जो उपयोगी एवं सार्थक है, ठीक है, उन्हें कहा जाए तो नंबर डी पार्ट इसमें सबसे राइट आंसर बनेगा। राइट आंसर कि फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। कक्षा में अभिनय करके दिखाइए, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर क्या है, बन जाता है। इसमें सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक डी पार्ट हमारा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में अगर 13 की बात की, ये कहता है कि सभी भाषाई कुशलताएं, आंसर था कि एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। देखो, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से क्या है, संबद्ध है। क्या है? संबंध है, एक दूसरे से संबंध है। भाषाई कौशल या कुशलताओं से आशय हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी होते हैं। तो ये प्रत्येक कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं। क्लियर? तो पहला आंसर इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं भाषा का प्रमुख प्रकार्य है। भाषा का प्रमुख प्रकार्य है, पहला ए पार्ट लेखन क्षमता, दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना, संप्रेषण करना। देखिए, भाषा का प्रमुख कार्य जो है या प्रकार्य कह लीजिए, संप्रेषण करना होता है। क्या करना होता है? संप्रेषण करना होता है। विचार विनिमय भाषा का प्रमुख गुण है। यानी ये सभी जो है शेष जो हमारे पास में विशेष भाषाई कौशल हैं, लेकिन भाषा का प्रमुख प्रकार जो है वो संप्रेषण करना होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स 15 क्वेश्चन। ये कहता है पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह क्या करे, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे, या पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए, या पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए। देखिएगा, अगर हम पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक होता है कि वह पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे पहले तो, ठीक है, उससे बच्चे का जो मस्तिष्क है उसी दिशा में सोचने को तैयार हो जाता है। पाठ में मिलने वाली सीख के बारे में अंत में बताया जाता है, यानी कठिन शब्दों का जो निवारण है पाठ के दौरान किया जाता है। पाठ में की जो रचनाकार का परिचय है प्रारंभ में ही देना आवश्यक होता है, प्रारंभ में दे देना चाहिए, परंतु पाठ में ही उसका परिचय लिखवाना उचित नहीं होता है। प्रारंभ में ही अगर उसका परिचय लिखवाएं तो ये उचित नहीं होता है। इसलिए क्या हुआ हमारे पास में, इट मीन्स पाठ के मूल भाव पर क्या होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता। पाठ के मूल भाव पर जो है हमें क्या होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। देखिए, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, या बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को साहित्यिक विधाओं की से परिचित करवाना। देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य यह है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्साही पाठक बनने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, शेष भी हमारे पास ये बाल साहित्य के उद्देश्य हैं, लेकिन ये कम महत्व के तर्क हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रेरित करना, ये एक हमारे पास में भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का अच्छा उद्देश्य होगा। यानी सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? पारिवारिक संवाद अनिवार्य है, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, या भाषा प्रयोगशाला। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाषा शून्य में जो है विकसित नहीं होती, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया होना अनिवार्य है।
सामाजिक अंतःक्रिया का होना अनिवार्य है हमारे पास में, ठीक है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम होता है जिसमें दो व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी भाषा अगर कौशल, इन भाषाई कौशल के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या करना चाहिए, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना चाहिए, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, ठीक है। देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, अक्षरों की बनावट के प्रति क्या करना चाहिए, सचेत करना चाहिए, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना माध्यमिक स्तर या उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल मातृभाषा की लिपि का पहचान करवाना भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो हिंदी भाषी क्षेत्र में देवनागरी लिपि के वर्णों के पहचान के साथ गणित के अंक और रोमन वर्णों की पहचान नहीं कराई जाती। इसलिए अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना हमारे पास में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को आप अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करें। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते 19वें क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या कहता है, देखो भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये कहता है पहला कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, या सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, या कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। 19वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, ठीक है, ये बात सही है कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। भाषाई कौशल के संबंध में यह कथन सही है क्योंकि भाषाई कौशल यानी अर्थात बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये सभी क्या है, अंतः संबंधित है। क्लियर हुआ? ये हमारा 19वां क्वेश्चन था। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है, आपका अपना चैनल है, स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आपको हिंदी सब्जेक्ट से पूछे गए, चाहे वो पेपर 1 से हो चाहे वो पेपर 2 से हो, हिंदी से पैडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं ये सभी पिछले सालों में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या कहता है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है, कहानी का अंत बदलवा लेना, कहानी का अंत जो है बदलवा लेना, या कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, या कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ठीक है, या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। देखिए पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में स्वयं कम महत्वपूर्ण कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना है, ठीक है। छात्र कहानी को बिना पूर्णतः समझे न तो उसका अंत बदल सकता है, न तो अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है, और न ही उस पर आधारित प्रश्न ही बना सकता है, ठीक है। अतः इन सब पर उपयोग पढ़कर समझना कौशल का विकास करने में सहायक, इन सब का उपयोग पढ़कर, ठीक है, समझना कौशल का विकास करने में सहायक होगा, ठीक है। तो पढ़ना समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ठीक है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण, और जो ए सी डी पार्ट है ये अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है एकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक
का रोल क्या है। देखिए शिक्षक क्या कहता है, शिक्षक के लिए क्या है कि पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए या भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिएगा क्वेश्चन 21 की बात चल रही है। तो अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी अगर कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई, ठीक है, उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। श्रवण एवं वाचन कौशल का क्या करते हैं, अभ्यास करवाते हैं। तो सी पार्ट इसमें क्या हो जाता, राइट आंसर बन जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहता है, ये कहते हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक कौन है। सर्वाधिक सहायक है यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, क्या है, पहला पार्ट है पोर्टफोलियो, दूसरा है नाटक का मंचन या वीडियोग्राफी या लिखित परीक्षा। देखिएगा प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक कौन होता है, वीडियोग्राफी है। शेष जो आकलन है हमारे पास में सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, लेकिन वीडियोग्राफी जो है वो हमारे पास में सर्वाधिक सहायक है। दैट इज सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, वीडियोग्राफी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में अगला क्वेश्चन नहीं 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, पहला पार्ट था कि प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो अवलोकन, या लड़के लड़कियों का अलग अलग अवलोकन किया जा रहा हो, या अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो अवलोकन, या नियमित रूप से अवलोकन किया जा रहा हो। ठीक है, 23वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग अवलोकन लैंगिक विषम में जो है स्थापित करेगा। औपचारिक अवलोकन का कोई महत्व नहीं होता तथा नियमित अवलोकन से में जो है समय अंतराल की संभावना होने के कारण ये दोषपूर्ण भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम इसको कहेंगे कि प्रतिदिन जो है प्रत्येक बच्चे का अवलोकन किया जा रहा हो, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। देखिए क्या पहला पार्ट है कि गणित के, पहला पार्ट है ए पार्ट, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। बी पार्ट है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। सी पार्ट है भाषण वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना। या डी पार्ट है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाषा को अपनी परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, यह कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, इसलिए डी पार्ट इसका राइट आंसर क्या है बन जाता है। क्लियर हो। अगले क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में चलते हैं। यह कहता है कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। पहला पार्ट था अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, या किसी शब्द का अर्थ जानना, या किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या किसी शब्द को की जो है सही वर्तनी जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। देखिएगा भाषा सीखने के में जो है भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व होता है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानने में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होता है, सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होता है। नहीं किसी शब्द का अर्थ, उसका समानार्थी या सही वर्तनी जानने में शब्दकोश बहुत महत्व है, लेकिन शब्दकोश के माध्यम से अक्षरों वर्णों का क्रम जानना एक जो है हमारे पास में श्रम साध्य एवं समय साध्य कार्य होता है।
इसलिए अगर कम महत्वपूर्ण वाली बात कर रहा है तो कम महत्वपूर्ण हमारे पास में कौन होगा, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। ए पार्ट इसका राइट आंसर 25वें का बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन में। ये कहते हैं जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या होता है, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं या साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं या केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या केवल विषय ही पढ़ते हैं। ठीक है, बात अगर बच्चे के भाषा से भिन्न भिन्न कोई विषय पढ़ने की बात हो रही है तो जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, साथ साथ क्या करते हैं, भाषा भी सीखते हैं, यानी ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में था 26वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है हमारे पास में यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है? ये प्रश्न भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना है, या बच्चों को गणित के प्रति प्रवृत्त कराना है, या बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना होगा। देखिए, यदि ये कहा जाए कि यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दिए जाएं तो तुम क्या करोगी, तो इस तरह के प्रश्न का उद्देश्य क्या है, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है। बच्चों के अनुभव और चिंतन को क्या करना है, स्थान देना कहा जाएगा। क्लियर? तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते 28वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहते हैं प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, यानी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं जैसे अपने डैश आ गया, यहाँ पर डैश आ गया कि अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो समस्याएं हो सकता है, भाषा हो सकता है, समस्याएं हो सकता है, भाषा हो सकता है, पाठ्यपुस्तक हो सकता है या कमियां हो सकता है। देखो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं लेकिन अपनी भाषा जो है, कौन है, भाषा, अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा भाषा। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा जाएगा आपका भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं लेकिन अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ पर बी आंसर आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। क्या है, पहला आंसर है इसमें कि भाषिक संरचनाओं का अधिकार, या बी पार्ट था कि भाषा प्रयोग की कुशलता का अधिकार, या सी पार्ट था भाषा अनुकरण की कुशलता का अधिकार, या डी पार्ट था भाषिक नियमों पर अधिकार। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई कुशलताओं का विकास करने का अर्थ है क्या है कि भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये हमारा सी पार्ट जो है राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, कौन सी, आगमन विधि की विशेषता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहला पार्ट है कि पहले नियम बताना, बी पार्ट था पहले नियम का विश्लेषण करना, सी पार्ट था पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना, या डी पार्ट था पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि की बात कर रहा है। देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है कि पहले क्या होना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आगमन विधि में पहले कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में उन्हीं का सामान्यीकरण करके नियम बताए जाते हैं।
न आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की क्या होता है, सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसलिए और जो अगर निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण द्वारा उसे प्रमाणित क्या किया जाता है। यह गणित शिक्षण की सबसे उत्तम विधि भी मानी जाती है। क्लियर हुआ? तो आगमन विधि की विशेषता क्या है कि इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये थे हमारे 30 प्रश्न जो हमने हिंदी से लिए थे और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, ठीक है, आपको हमारा जो हमने जो आपको पढ़ाया आपको कैसा लगा, ठीक है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, चलिए साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर कीजिए। ठीक है, आपका अपना चैनल है स्टारड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए राष्ट्रीय हित में और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।